स्कूटर पर मजे से घर लौट रहा था। बस अपनी गली के मोड़ तक पहुंचा ही था कि अचानक एक पुलिस ऑफिसर ने हाथ देकर मुझे रुकने का इशारा किया। जैसे ही गाड़ी रोकी और मैंने उस अफसर को देखा, मेरे होश उड़ गए। वह तो मेरे बचपन की दोस्त निकली, जिससे मैं सालों से नहीं मिला था। जब उसने देखा कि मैंने उसे पहचाना नहीं, तो उसने ऑन ड्यूटी मेरे मजे लेने का फैसला कर लिया। वह रौब से बोली, एक्सक्यूज मी सर, हेलमेट कहाँ है आपका? मैंने भी थोड़ा अकड़ कर कहा, मैडम, पूरे रास्ते दुनिया बिना हेलमेट के घूम रही है, उन्हें तो आपने रोका नहीं, मुझे ही क्यों पकड़ा? उसने मुस्कुराते हुए कहा, क्योंकि आपकी किस्मत खराब है। उसके बगल में खड़ी दूसरी महिला पुलिसकर्मी अपनी हंसी रोकने के लिए अपना मुंह छिपाने लगी। मैंने सिचुएशन को संभालने के लिए एक सीधी और शरीफों वाली मुस्कान दी और कहा, ऑफिसर, बहस छोड़िए, आप बस चालान काट दीजिए। उसने जवाब दिया, चालान की जरूरत नहीं है, बस इसे स्कैन करो, अपना नाम और आईडी नंबर रजिस्टर कर दो। पहली बार गलती हुई है, इसलिए वार्निंग देकर छोड़ रही हूँ, लेकिन अगली बार पकड़े गए तो सीधा लंबा जुर्माना लगेगा। यह सुनकर कि पैसे नहीं देने पड़ेंगे, मेरी जान में जान आई और मेरा गुस्सा थोड़ा ठंडा हुआ। वैसे मैं कानून मानने वाला नागरिक हूँ, बस यह पहली बार था जब मैं रंगे हाथों पकड़ा गया था। मैंने घड़ी देखते हुए कहा, ऑफिसर, आप लोगों की ड्यूटी तो रात 9 बजे खत्म हो जाती है ना? उसने तुरंत पलटकर ताना मारा, सर, अगर आपने हेलमेट ठीक से पहना होता तो आपको मुझसे टकराने की नौबत ही नहीं आती। मैं तो बिल्कुल निशब्द रह गया, गुस्से के मारे मेरा गला रूंध गया था। फॉर्म भरने के बाद मैंने गुस्से में अपना फोन उसके सामने किया। अब ठीक है, जा सकता हूँ। जियांग वान ने मेरे लाल पीले चेहरे की तरफ जरा भी ध्यान नहीं दिया और ढीठ बनकर बोली, ठीक है, आप जा सकते हैं। जैसे ही मैं वापस अपनी स्कूटर स्टार्ट करने लगा, उसने फिर आवाज दी, एक सेकंड रुको। मैंने चिढ़कर कहा, अब क्या रह गया? उसने उंगली दिखाते हुए कहा, अपना हेलमेट पहन लो, वरना जैसे ही तुम अगला मोड़ मुड़ोगे, मेरी साथी खड़ी है, वह सीधा गाड़ी जब्त कर लेगी। अरे वाह मैडम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने स्कूटर की टोकरी से हेलमेट निकाला और बेमन से सिर पर ठोक लिया। वह इतने पर भी नहीं रुकी। सर, एक बात और याद दिलानी है। सच कहूँ तो अस्पताल में आज सुबह से ही एक बदतमीज मरीज से डील करते करते मेरा दिमाग खराब था, और अब घर लौटते हुए इस तीखी जबान वाली लेडी सिंघम की डांट सुननी पड़ रही थी। लेकिन गलती मेरी थी, इसलिए मैं चुपचाप सब सुनता रहा। उसने कहा, गाड़ी चलाते समय ये हेडफोन हटा लिया करो। अगर इनकी वजह से तुम्हें पुलिस की आवाज सुनाई नहीं देती, तो तुम पर सरकारी आदेश न मानने का एक और केस ठुक जाता। मेरे मुंह से एक शब्द नहीं निकला। अपनी 30 साल की जिंदगी में मैं पहली बार इतनी चिड़चिड़ी और कड़क महिला पुलिसकर्मी से मिला था। मैंने ईयरबड्स जेब में डाले, स्कूटर का थ्रॉटल घुमाया और वहां से 9-2-11 हो गया। जियांग वान मुझे जाते हुए देख रही थी और उसके चेहरे पर एक शातिर मुस्कान थी। तभी उसके वॉकी टॉकी पर आवाज आई, कैप्टन जियांग, योंगकांग रोड पर एक ट्रैफिक एक्सीडेंट हुआ है। उसने तुरंत जवाब दिया, चलो टीम को मूव करो। जब मैं घर पहुंचा तो मम्मी पापा एकदम जासूसों की तरह जागे हुए बैठे थे। जैसे ही मैंने दरवाजे पर जूते उतारे, पापा बोले, लो, आ चेन आ गया। मैं बहुत थका हुआ था और सीधे अपने कमरे में भागना चाहता था। मम्मी ने मेरा उतरा हुआ चेहरा देखकर पूछा, अरे मेरे प्यारे बेटे, आज इतना मुंह क्यों लटका हुआ है? हॉस्पिटल में ज्यादा काम था क्या? मम्मी तुम्हारे लिए गर्मा गर्म पराठे बना दे। मैंने थके हुए लहजे में कहा, नहीं मम्मी, मैं ठीक हूँ, बस रास्ते में एक शैतान पुलिस वाली मिल गई थी, उसने पूरा मूड खराब कर दिया। घर आते आते एक अजीब इंसान से पाला पड़ गया था। मम्मी पापा ने एक दूसरे को देखा और मुस्कुराए। पापा बोले, अभी कमरे में मत जाओ, पहले यहाँ आकर बैठो, हमें तुमसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। मैंने बैठते हुए पूछा, हाँ मम्मी पापा, क्या बात है? मम्मी ने मेरे आगे फलों की प्लेट रखते हुए कहा, पहले ये खाओ। अच्छा, तुम्हें पापा के कॉलेज के दोस्त अंकल जियांग का परिवार याद है? वही जो हमारे पुराने वाले मोहल्ले में रहते थे। उनकी एक छोटी सी गोल मटोल गोरी चिट्टी बेटी थी, जिसे तुम लिटिल स्टीम्ड बन डोबाओ कहते थे, और जो हमेशा तुम्हारे पीछे पीछे भैया भैया करके घूमती थी। मैंने कहा, हाँ, धुंधला सा याद तो है, पर आपने उसका ऐसा अजीब निकनेम क्यों रखा था? पापा हंसकर बोले, अरे वह बचपन में इतनी गोल मटोल थी कि नए साल के पोस्टर वाली गुड़िया लगती थी। खैर, अब वह बड़ी हो गई है और सच में बहुत खूबसूरत दिखती है। उसकी माँ एक मॉडल थी, तो बेटी के जीन्स तो शानदार होने ही थे। मैंने अपने होंठ सिकोड़ लिए। आज रात उस तीखी जबान वाली हैट वाली मैडम से डांट खाने के बाद मेरा खूबसूरत लड़कियों से भरोसा उठ चुका था, लेकिन फिर मुझे कुछ अजीब लगा। मैंने पूछा, पापा, तो क्या आप लोग उनके परिवार से मिलने वाले हैं? मम्मी चहकते हुए बोली,
कुछ दिनों बाद नहीं, कल ही। कल तुम्हारी डे शिफ्ट है ना? काम खत्म करके सीधे रेस्टोरेंट आ जाना। अंकल जियांग अब दूसरे शहर से वापस आ गए हैं और यहीं सेटल हो रहे हैं। और हाँ, कल तुम्हारा जन्मदिन भी है, तो दोनों परिवारों का मिलना और जश्न मनाना एक साथ हो जाएगा। मुझे यह आइडिया बुरा नहीं लगा। असल में मैं भी यह जानने के लिए थोड़ा उत्सुक था कि बचपन की वह डोबाऊ अब कैसी दिखती है। अगले दिन अस्पताल जाने से पहले मैं अपनी ऑडी कार को सर्विसिंग के बाद डीलरशिप से लेने गया। सर्विस के बाद मेरी कार बिल्कुल चमचमाती हुई नई जैसी लग रही थी। कार में बढ़िया इंडियन म्यूजिक चलाते हुए मैं खुशी खुशी हॉस्पिटल की ओर चल पड़ा। अब न तो किसी शेयर्ड बाइक का झंझट था और न ही रास्ते में ट्रैफिक पुलिस का डर। मैंने मन ही मन कसम खाई कि अब से सारे ट्रैफिक नियमों का पक्का पालन करूंगा। जब मैं हॉस्पिटल की पार्किंग में पहुंचा तो अपनी कार को लॉक करके शान से अंदर जाने लगा, लेकिन मुझे नहीं पता था कि जियांग वॉन ठीक उसी समय एक ड्रिंक एंड ड्राइव वाले केस को लेकर उसी अस्पताल आई थी। पार्किंग में खड़ी मेरी शानदार कार धूप में इतनी चमक रही थी कि जियांग वान की नजर उस पर पड़ ही गई। मैं गुनगुनाते हुए इमरजेंसी वार्ड की तरफ चला गया। जियांग वान उसे देखकर धीरे से मुस्कुराई। उसके साथ मौजूद जूनियर ऑफिसर जोउ शेंग ने पूछा, कैप्टन जियांग, आप क्या देख रही हैं? उसने कहा, कुछ नहीं, चलो। तभी जोउ शेंग की नजर इमरजेंसी सर्जरी के बोर्ड पर पड़ी। उसने कहा, अरे वो कल रात वाला बिना हेलमेट वाला लड़का तो यहाँ का डॉक्टर निकला। जियांग वान ने उसे डांटते हुए कहा, ड्यूटी के समय फालतू बातें बंद करो और काम पर ध्यान दो। जांच पड़ताल पूरी होने के बाद जियांग वान जैसे ही लिफ्ट में चढ़ी और दरवाजे बंद होने वाले थे, मैंने भागते हुए आवाज दी, अरे रुकिए, दरवाजा बंद मत कीजिए। जियांग वान ने ओपन बटन दबा दिया। मैं अपना स्टेथोस्कोप और मेडिकल फाइलों का ढेर संभाले हाँफते हुए लिफ्ट के अंदर घुसा। जब मैंने ऊपर देखा तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। ये फिर आ गई। मैंने हैरान होकर कहा, अरे हैट वाली मैडम, आप यहाँ क्या किसी का इलाज कराने आई हैं? जियांग वान ने ठंडे लहजे में कहा, क्या तुमने कभी किसी पुलिस वाले को वर्दी में इलाज कराते देखा है? मैंने झेंपते हुए कहा, नहीं, पर मुझे लगा शायद किसी मुजरिम को पकड़ते हुए चोट लग गई हो। उसने तंज कसा, मैं ट्रैफिक पुलिस हूँ, क्राइम ब्रांच नहीं। मुझे अपनी बेवकूफी पर इतना गुस्सा आया कि मन किया कि जमीन फटे और मैं उसमें समा जाऊं। मैं भला इस ट्रैफिक पुलिस वाली के सामने अपनी फजीहत क्यों करा रहा था? मैंने बात संभालते हुए कहा, माफ करना, आज सुबह से ड्यूटी पर हूँ, दिमाग काम नहीं कर रहा। उसने मुस्कुराते हुए कहा, चलो कोई बात नहीं, बस मरीजों का गलत इलाज मत कर देना। मेरी डॉक्टर वाली ईगो हर्ट हो गई। आप मेरी प्रोफेशनल काबिलियत पर सवाल नहीं उठा सकती। लेकिन इससे पहले कि मैं कुछ और कहता, लिफ्ट का दरवाजा खुला और भीड़ ने मुझे बाहर धकेल दिया। जाते जाते मुझे जियांग वान की आवाज सुनाई दी, कार काफी बढ़िया है तुम्हारी, पर ट्रैफिक नियमों का पालन याद रखना। वह साफ साफ मुझ पर ताना मार रही थी। मैंने गुस्से में दांत पीसते हुए सोचा, बेटा जियांग वान, अगर तुम कभी मरीज बनकर मेरे इमरजेंसी रूम में आई ना, तो ऐसा जबरदस्त स्वागत करूंगा कि याद रखोगी। अस्पताल से निकलने के बाद जो शेंग ने जियांग वान से पूछा, कैप्टन सच बताइए, उस डॉक्टर साहब के साथ आपका क्या चक्कर है? साफ दिख रहा था कि वह आपको पहचान नहीं पाया, लेकिन आप उसे अच्छे से जानती हैं। क्या पहली नजर वाला प्यार है? जियांग वान ने रेड लाइट पर जोर से ब्रेक मारा और उसे घूरते हुए कहा, वह मेरा बचपन का दोस्त है, हम सालों बाद मिले हैं, तो उसका न पहचानना नॉर्मल है। जो शेंग ने मजे लेते हुए कहा, अच्छा, तो हमारी कड़क कैप्टन के दिल में भी किसी के लिए घंटी बजी है। जियांग वान का चेहरा थोड़ा लाल हो गया। उसने बात टालते हुए गाड़ी आगे बढ़ा दी। शाम को मैं मम्मी की भेजी हुई लोकेशन पर सीधे रेस्टोरेंट के प्राइवेट केबिन नंबर 208 की तरफ बढ़ा। लेकिन जैसे ही मैं दरवाजे के पास पहुंचा, मुझे आगे एक जानी पहचानी लड़की जाती हुई दिखी। वह बिल्कुल उसी हैट वाली मैडम जैसी लग रही थी। मैंने अपनी आंखें मली। भाई, मेरी किस्मत ही खराब है या यह लड़की मेरा पीछा कर रही है? और हद तो तब हो गई जब वह सीधे हमारे ही बुक किए हुए रूम नंबर 208 के अंदर चली गई। मैंने घबराकर वेटर से पूछा, भाई, यहाँ 208 नंबर का एक ही कमरा है क्या? वेटर ने कहा, हाँ सर, एक ही है। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। मैंने खुद को
घबराकर वेटर से पूछा, भाई यहाँ 208 नंबर का एक ही कमरा है क्या? वेटर ने कहा, हाँ सर, एक ही है। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। मैंने खुद को समझाया कि शायद वह अंकल जियांग की कोई और रिश्तेदार होगी, लेकिन जैसे ही मैंने कमरे में कदम रखा, वहाँ मम्मी पापा और अंकल आंटी के साथ वही लड़की बैठी थी। बस उसने पुलिस की वर्दी की जगह एक बेहद खूबसूरत और ग्रेसफुल इंडियन ड्रेस पहन रखी थी। वह इतनी सुंदर लग रही थी कि कोई भी देखता रह जाए। मम्मी ने मुस्कुराकर कहा, आचेन, देखो ये हमारी वान वान है, पहचान नहीं पाए ना? अंकल जियांग भी हंसे। हाँ, हमारी वान वान अब बड़ी हो गई है। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मैंने गहरी सांस ली और दबी आवाज में पूछा, क्या तुम सच में लिटिल डोबाओ हो? जियांग वान ने मेरी तरफ देखा और उसकी आंखों में वही पुरानी शरारत थी। बहुत दिनों बाद मिले आचेन भैया। जब बड़े लोग ड्रिंक्स और खाने में व्यस्त हो गए तो मैंने धीरे से उसके पास झुककर कहा, तो तुम्हें सुबह से पता था कि मैं ही हूँ? तुमने जानबूझकर सड़क पर मेरा मजाक उड़ाया, मुझे मनहूस कहा। मैं तुमसे बड़ा हूँ, पता है ना? बचपन में तो तुम मेरे पीछे घूमती थी। जियांग वान ने मजे लेते हुए कहा, बड़ा? तुम मुझसे बस कुछ ही मिनट बड़े हो। मैंने कहा, कुछ मिनट भी बड़े होते हैं, चलो मुझे भैया कहो। उसने मेरे आगे जूस का ग्लास बढ़ाते हुए कहा, लो जूस पियो और अपना मुंह बंद रखो। यह लड़की अब वो मासूम डोबाऊ बिल्कुल नहीं रही थी। मेरा मन कर रहा था कि उसके गाल खींच लूं। अंकल जियांग ने हमें फुसफुसाते देखा तो कहा, तुम दोनों क्या खिचड़ी पका रहे हो? हमें भी बताओ। आंटी जियांग मुस्कुराई। बचपन में आ चैन बहुत शरारती था, लेकिन वान वान शांत होकर भी उसे अपनी उंगलियों पर नचाती थी। दोनों की जोड़ी बचपन से ही एकदम परफेक्ट है। फिर मम्मी ने बात आगे बढ़ाई, हाँ, और जब हमारा पुराना घर टूटा था तो वान वान रोती थी कि उसे अपने आ चेन भैया की याद आ रही है। जियांग वान ने तुरंत हामी भरी, हाँ आंटी, बचपन में आ चैन भैया हमेशा मेरी रक्षा करते थे। मैं पीच जूस पी रहा था और जैसे ही उसने आ चैन भैया कहा, मेरा कफ सिरप की तरह जूस गले में अटक गया और मुझे जोर की खांसी आ गई। जियांग वान ने हंसते हुए मेरी पीठ थपथपाई। बड़े हो गए पर अनाड़ी के अनाड़ी ही रहे। सब लोग जोर से हंस पड़े। खाना परोसा गया और मेज पर मेरी सारी पसंदीदा डिशेज थीं। मैंने प्लेट से एक क्रिस्पी गोल्डन श्रिम्प बॉल उठाई और खाया। स्वाद सचमुच लाजवाब था। खाते खाते जियांग वान ने मुझसे पूछा, वैसे तुम डॉक्टर कैसे बन गए? स्कूल में तो तुम कहते थे कि तुम्हें बॉलीवुड स्टार बनना है और तुमने मुझे जबरदस्ती नाटक में हीरोइन बनाया था। मैंने शर्माते हुए कहा, अरे उस पुरानी और शर्मनाक बात को भूल जाओ यार। अब मैं एक जिम्मेदार इमरजेंसी डॉक्टर हूँ, लोगों की जान बचाता हूँ, मुझे कम मत समझना। उसने मुस्कुराकर कहा, मुझे पता है तुम काबिल हो। फिर उसने चुपके से मेरी प्लेट में मेरी पसंदीदा मलाई कोफ्ता या रिब्स का टुकड़ा रख दिया। मैंने मजाक में पूछा, क्या इसमें जहर है? उसने चिढ़कर कहा, हाँ जहर है, मत खाओ। और मैंने मुस्कुराकर उसे मुंह में डाल लिया। तभी आंटी जियांग ने मुझसे पूछा, आचेन तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है या नहीं? मैंने कहा, नहीं आंटी, काम में इतना बिजी रहता हूँ कि डेटिंग का टाइम ही नहीं मिला। आंटी ने जियांग वान की तरफ इशारा करते हुए कहा, हमारी वान वान का भी यही हाल है, इसने भी आज तक किसी को डेट नहीं किया। मैं हैरान होकर जियांग वान को देखने लगा। वह सच में इतनी खूबसूरत हो चुकी थी कि उसके सामने बॉलीवुड की एक्ट्रेसेस भी फीकी लगे। तभी पापा और अंकल जियांग ने पैक टकराते हुए कहा, भाई अगर इन दोनों की शादी हो जाए तो हमारे परिवारों का रिश्ता और गहरा हो जाएगा। हम तो आ चैन को अपने घर का राजा बनाकर रखेंगे। ये सुनते ही मेरे और जियांग वान के होश उड़ गए। चार जोड़ी आंखें हम पर टिक गईं। मुझे समझ आया कि यह कोई नॉर्मल फैमिली डिनर नहीं था, बल्कि मम्मी पापा ने मिलकर हमारे लिए एक सोची समझी मैरिज डेट का जाल बिछाया था। मैंने घबराकर कहा, मम्मी पापा आप लोग कुछ भी क्या बोल रहे हैं? अंकल जियांग ने माहौल संभालते हुए कहा, अरे चलो, बच्चे अपनी मर्जी से जो करना चाहें करें, लेकिन आ चैन अगर तुम्हें कोई और पसंद नहीं है तो हमारी वान वान के बारे में जरूर सोचना। सबने राहत की सांस ली जब मैंने कह दिया, ठीक है, मैं वान वान से मिलता रहूंगा। डिनर खत्म होने के बाद सिर्फ मैं ही ऐसा था जिसने शराब नहीं पी थी, क्योंकि मुझे गाड़ी चलानी थी। पापा ने चाबी मेरे हाथ में दी। आचेन, वान वान ने थोड़ी ड्रिंक की है, उसे उसकी गाड़ी से उसके घर ड्रॉप कर दो। इतनी रात को लड़की का अकेले जाना ठीक नहीं है। मैंने हामी भर दी। हम दोनों मेरी ओंडी कार में बैठे। जियांग वान ने पूछा, क्या मैं आगे की सीट पर बैठ सकती हूँ? क्या यह सिर्फ तुम्हारी गर्लफ्रेंड के लिए रिजर्व है? मैंने उसे एक सस्पेंस भरी नजर से देखा और कहा, बैठ जाओ, कोई बात नहीं। न जाने क्यों उस कड़क लेडी सिंघम के बगल में बैठते ही मुझे वैसी ही घबराहट हो रही थी जैसी ड्राइविंग टेस्ट के समय होती है। उसने मेरी घबराहट ताड़ ली और हंसते हुए कहा, क्या ड्राइविंग टेस्ट दे रहे हो? इतने सीरियस क्यों हो? मैंने कहा,
अरे मैं पहली बार में ड्राइविंग टेस्ट पास करने वाला ड्राइवर हूँ, मुझे कम मत समझो। उसने तुरंत टांग खींची। अच्छा तो फिर लेफ्ट मुड़ते हुए राइट का इंडिकेटर क्यों दे रहे हो? हे भगवान, इस लड़की के सामने मेरी बेइज्जती होना तय था, मैंने कहा। वह हाथ फिसल गया था मेरा। कार में हल्का और रोमांटिक म्यूजिक बजने लगा। रास्ते में जियांग वान थोड़ी थकी हुई लगी और उसने धीमी आवाज में गाने के साथ गुनगुनाना शुरू कर दिया। उसकी आवाज इतनी जादुई और प्यारी लग रही थी कि मेरे दिल की धड़कनें बेकाबू होने लगी। मैंने स्टीयरिंग व्हील को कसकर पकड़ लिया और मन ही मन सोचा, हे चेन भाई, तू तो गया। क्या तुझे सच में इस कड़क पुलिस वाली से इतनी जल्दी प्यार हो गया? तू भी ना, सुंदर चेहरा देखकर पिघल ही जाता है। रेड लाइट पर मैंने खुद को होश में लाने के लिए जोर से अपना सिर हिलाया, जिसे देखकर जियांग वान अपनी हंसी नहीं रोक पाई। जब हम उसके अपार्टमेंट जिनशांग कोर्टयार्ड के बिल्डिंग नंबर 5 के सामने पहुंचे तो इस बार मैंने बिना कोई गलती किए सही इंडिकेटर दबाया और कार को एकदम स्मूथली पार्क कर दिया। जियांग वान ने मेरी तरफ देखा और मुस्कुराई और मुझे लगा कि मेरे दिल का चालान कटना अब पक्का है। तो दोस्तों, क्या आ चैन अपनी बचपन की दोस्त और इस कड़क लेडी पुलिस अफसर जियांग वान के सामने अपने दिल की बात कह पाएगा? क्या मम्मी पापा का बनाया हुआ यह शादी का प्लान कामयाब होगा या फिर जियांग वान अगली बार आ चैन का कोई नया चालान काट देगी? इस खूबसूरत और मजेदार कहानी का अगला पार्ट देखने के लिए इस वीडियो पर 2000 लाइक्स का टारगेट जल्दी से पूरा कर दीजिए। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में नेक्स्ट पार्ट जरूर लिखें। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए धन्यवाद। मैं अपनी ई स्कूटर पर मजे